अब देखते हैं कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी क्या होती है। देखिए इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी जो है आपने सुना होगा कि मुख्तलिफ़ जगहों पे डॉक्टर्स कहते होते हैं कि हाँ मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ, अच्छा मैं ये हूँ मैं वो हूँ, तो फिर बीच में से इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ की भी आवाज़ आती है। देखो होती क्या है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी, असल में इसमें ना रेंज ऑफ टेक्निक्स में बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट होते हैं ना वो बहुत सारे ऐसी टेक्निक्स के माहिर होते हैं, जो ऐसी टेक्निक्स जो कि ना रेडियोलॉजिकल इमेज गाइडेंस के थ्रू वो टेक्निक्स चलती हैं। यानी कि अगर इसी इन टेक्निक्स में रेडियोलॉजिकल इमेज गाइडेंस ना हो तो ये फिर बेकार हैं। इसलिए अब ये कौन सी रेडियोलॉजी, एक्सरे, फ्लोरोस्कोपी, सीटी और एमआरआई, इनकी गाइडेंस में ये टेक्निक काम करती है। यानी कि इस टेक्निक का जो निर्भर होता है ना, बेसिक रिलाई अपॉन होता है, वो रेडियोलॉजिकल इमेज गाइडेंस पे होता है। इसी के थ्रू ये अपने जो टारगेट होता है ना, टारगेट को ये फोकस करते हैं। ठीक है ना। फॉर एग्ज़ाम्पल बोल लो, अगर कोई बॉडी में कहीं एब्सेस है, ठीक है ना, एब्सेस है तो उसको सीटी गाइडेड एस्पायरेशन नहीं करते हम। ठीक है, इसी तरह प्लूरल इफ्यूजन्स को लंग के जो ठीक है ना, लंग के जो प्लूरल इफ्यूजन्स है, ठीक है ना, इनको हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेशन नहीं करते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसको कहते हैं रेडियोलॉजिकल इमेज गाइडेंस। ठीक है, तो ये टेक्निक्स फिर रेडियोलॉजिकल इमेज गाइडेंस के अंडर ये काम करती हैं, के साथ ये काम करती हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं हम, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी बोलते हैं। ठीक है ना। तो जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, मोस्ट ऑफ देम दिस टेक्निक्स आर, असल में ये अल्टरनेटिव्स होते हैं ओपन प्रोसीजर की या फिर लेप्रोस्कोपी की, जिसको की होल सर्जरी बोलते हैं इसकी। ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये असल में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी होती है, ओपन टेक्निक और लेप्रोस्कोपिक टेक्निक की अल्टरनेटिव होती है ये। ठीक है ना। वही वाली बात है, फॉर एग्जांपल एक जगह पे कहीं एब्सेस है लीवर में, फॉर एग्जांपल इसको हम ओपन करके भी तो खोल सकते हैं या लेप्रोस्कोपिकली भी इसको ड्रेन कर सकते हैं, लेकिन हम इसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट के पास भेजते हैं कि भाई इसको सुई डाल के इसको अल्ट्रासाउंड गाइडेड सुई डाल के इसको निकाल लो सारी की सारी। ठीक है ना। तो इसीलिए देखो मोस्ट ऑफ द इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी टेक्निक्स होती है ना, वो स्टार्ट विद अ नीडल से ही वो कर रहे होते हैं अल्ट्रासाउंड गाइड करके। ठीक है, दैट्स वाई हम इसको इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को का दूसरा नाम हम क्या रखते हैं हम पिन होल सर्जरी बोलते हैं इसको, पिन होल सर्जरी। ठीक है, इसीलिए ये नीडल पिन करती है ना, इस तरह सुराख करती है नीडल पिन किसको कहते हैं, सुई को ही कहते हैं ना, तो इसको पिन होल सर्जरी बोलते हैं इस इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी को। ठीक है ना। अब देखिए जो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है ये दो किस्म की है, एक तो ये डायग्नोस्टिक और दूसरी होती है थेराप्यूटिक। तो ये दो किस्म की हो सकती है, डायग्नोस्टिक भी हो सकती है, थेराप्यूटिक भी हो सकती है। इसमें फिर वाइड रेंज ऑफ मिनिमली इन्वेसिव जो है ना प्रोसीजर्स आती हैं। ठीक है ना। तो इसमें फिर वाइड रेंज ऑफ मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स आते हैं, और न सिर्फ मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स आते हैं, ठीक है ना, बल्कि इसमें इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी आते हैं। ठीक है ना। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, इसमें वाइड रेंज ऑफ मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर्स आते हैं। ठीक है, और न सिर्फ मिनिमली इन्वेसिव बल्कि इन्वेसिव प्रोसीजर्स भी आते हैं। ठीक है ना। तो अब देखिए बुक में क्या लिखा है, इसमें मिनिमली इन्वेसिव थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स आते हैं, और न सिर्फ मिनिमली इन्वेसिव थेराप्यूटिक प्रोसीजर्स आते हैं बल्कि इन्वेसिव डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स भी इसमें शामिल हैं। ठीक है, ये कहती है बुक बस। ठीक है, अब देखो इसमें आईआर में इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में एक वाइड रेंज ऑफ मिनिमली इन्वेसिव प्रोसीजर्स होते हैं। ये वाइड रेंज ऑफ डिजीज़ को ट्रीट करने में काम आती है। फॉर एग्ज़ाम्पल CNS की डिजीज़ को ये ट्रीट करने में काम आती है। वेस्कुलर जो इश्यूज़ को ये को ट्रीट करने में की बीमारियों को ट्रीट करने में ये काम आती है। GIT, हेपेटोबिलियरी, जेनेटो-यूरिनरी, पल्मो, मस्कुलोस्केलेटल, इन सब की सब जो सिस्टम्स हैं इनकी बीमारियां शामिल हैं, जिनको हम इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के ज़रिए ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है।
ठीक है। अब मैंने आपको क्या कहा, मैंने आपको कहा कि इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, ये दो किस्म की है। ठीक है, एक है हमारे पास डायग्नोस्टिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी DIR, और दूसरी है हमारे पास TIR थेराप्यूटिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। अब जो डायग्नोस्टिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है, ठीक है ना, इसमें हमारे पास देखें क्या क्या है। इसमें हमारे पास है सबसे पहले, ठीक है ना, तो मैंने क्या क्या इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हमारे पास दो किस्म के हैं, डायग्नोस्टिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी और हमारे पास क्या है, थेराप्यूटिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। तो डायग्नोस्टिक में हमारे पास क्या क्या है, सबसे पहले देखें परक्यूटेनियस बायोप्सी, ठीक है ना, एक ये है। फिर इसके बाद ट्रांसजुगुलर लीवर बायोप्सी, ठीक है ना, ये भी हमारे पास ट्रांसजुगुलर लीवर बायोप्सी। देखो हम बायोप्सीज ले सकते हैं, ये डायग्नोस्टिक है ना, डेफिनेटली डायग्नोस्टिक इसलिए है कि ये थेराप्यूटिक तो नहीं है। बायोप्सी लेंगे हम, हिस्टोपैथोलॉजी कराएंगे जाके, फिर 15 दिन बाद रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा कि ओहो हाँ ये मसला है, इसीलिए इसको डायग्नोस्टिक कहते हैं। फिर हमारे पास क्या है, कैथेटर एंजियोग्राफी है, ठीक है ना, कैथेटर एंजियोग्राफी है। इसी तरह चौथे नंबर पे हमारे पास क्या है, सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी है। अच्छा ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें ठीक है। देखो अच्छा ये पता है क्या, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी इज़ फर्दर इवॉल्विंग नाउअडेज, ठीक है, और भी प्रोसीजर्स आते रहेंगे इसमें। तो हमारे पास परक्यूटेनियस बायोप्सी की ऑप्शन आ गई, ट्रांसजुगुलर बायोप्सी की, कैथेटर एंजियोग्राफी की, सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी की, ये चीज़ हो गई। फिर थेराप्यूटिक में हमारे पास क्या है, थेराप्यूटिक में परक्यूटेनियस ड्रेनेज ऑफ एब्सेस एंड अदर फ्लूइड्स, जैसा कि मैंने बताया प्लूरल इफ्यूजन्स हो गए, जैसा कि मैंने बताया लीवर एब्सेस हो गया, तो इसकी हम परक्यूटेनियस ड्रेनेज करते हैं, ठीक है ना, एक ये हो गया, ठीक है ना। तो ये थेराप्यूटिक है ना। देखो प्लूरल इफ्यूजन्स हम देखो, जब कोई पेशेंट हमारे पास फॉर एग्जांपल ले लो चेस्ट ट्रॉमा के साथ आता है, ऐसे पेशेंट को फिर प्लूरल इफ्यूजन जब होती हैं तो हम उसकी थोरेसिक सर्जरी की कॉल भेजते हैं वार्ड में। थोरेसिक सर्जरी वाले इसको फिर क्या करते हैं, वहाँ से फिर रेडियोलॉजी की कॉल भेजते हैं। रेडियोलॉजी वाले फिर इसको क्या करते हैं, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेट करते हैं उन प्लूरल इफ्यूजन्स को, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद नंबर 2 पॉइंट पे हमारे पास कौन सी परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी है। परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी, देखो ग्राफी जो है वो डायग्नोस्टिक में है, प्लास्टी वो है थेराप्यूटिक में है, ये आपने बात याद रखनी है। एंजियोप्लास्टी थेराप्यूटिक, एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक, ठीक है। ठीक है, इसी तरह फिर नंबर 3 पे हमारे पास है वेस्कुलर स्टेंट्स हम डालते हैं। फिर हमारे पास आता है थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन, फिर हमारे पास 5वें नंबर पे हमारे पास क्या है, 5वें नंबर पे थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन के टिप्स है हमारे पास, टिप्स ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, ठीक है। फिर हमारे पास है नंबर 6 नंबर पे हमारे पास ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन है, टेस जिसको बोलते हैं, टेस। फिर हमारे पास है बिलियरी स्टेंटिंग, ठीक है ना, बिलियरी। ये सारे के सारे हमारे थेराप्यूटिक जो हैं, थेराप्यूटिक क्या है, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के थेराप्यूटिक एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। तो ये एक चार्ट है, इसको आप देख सकते हैं। इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी 2 तरह की, डायग्नोस्टिक थेराप्यूटिक। डायग्नोस्टिक में परक्यूटेनियस बायोप्सी, ट्रांसजुगुलर लीवर बायोप्सी, कैथेटर एंजियोग्राफी और सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। इसी तरह फिर जो थेराप्यूटिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हमारे पास क्या क्या है, परक्यूटेनियस ड्रेनेज ऑफ एब्सेस, परक्यूटेनियस ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड कलेक्शन कहीं भी, जैसे प्लूरल इफ्यूजन्स ले लो, ठीक है। इसी तरह परक्यूटेनियस जो है एंजियोप्लास्टी, देखो याद रखो इसमें कि एंजियोप्लास्टी जो है थेराप्यूटिक में है, ग्राफी वो डायग्नोस्टिक में है। इसी तरह वेस्कुलर स्टेंट्स, कॉमन सेंस है, ग्राफी तो नहीं हो सकती ना थेराप्यूटिक, ग्राफी तो हमने पढ़ना हो। अब ECG डायग्नोस्टिक है ना, ग्राफी है, थेराप्यूटिक चीज़ तो नहीं है ना ये, ठीक है। इसी तरह वेस्कुलर स्टेंट्स हैं, इस थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन है, टिप्स, टेस और बिलियरी स्टेंटिंग है, ठीक है। टिप्स क्या होता है ये मैंने आपको बताया, ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट। टेस क्या होता है, ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन, बिलियरी स्टेंटिंग, ठीक है। तो ये सारी
आपने ये चार्ट याद रखना है। ठीक है, अब सबसे पहले हम डायग्नोस्टिक जो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की थोड़ी बहुत टाइप्स की इनके मेथड्स की बात करेंगे। सबसे पहले देखें परक्यूटेनियस बायोप्सी। परक्यूटेनियस बायोप्सी जो है वो हम अल्ट्रासाउंड गाइडेड या सीटी गाइडेड बायोप्सी लेते हैं। किस किस चीज़ की? लीवर की हम ले सकते हैं, किडनी की, प्लूरा की, और जो है लिम्फ नोड्स की। ठीक है ना, और ये कौन से लिम्फ नोड्स? पेरा एओर्टिक लिम्फ नोड्स की भी हम परक्यूटेनियस बायोप्सी ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद है ट्रांसजुगुलर लीवर बायोप्सी। देखो ऐसे लीवर के पेशेंट्स, जिगर के ऐसे मरीज़ जिनमें डिफ्यूज़ लीवर डिजीज़ है, ठीक है ना, सिरोसिस है, ETC, ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में आपको पता है कि फिर ब्लीडिंग डायथेसिस भी हो सकती है अगर हम सीधे स्किन की तरफ से परक्यूटेनियस बायोप्सी करना शुरू कर दें। तो ऐसे केसेस में हम स्किन की तरफ परक्यूटेनियस नहीं जाते है। ठीक है, तो ऐसे पेशेंट्स में अगर परक्यूटेनियस बायोप्सी लोगे तो अनकंट्रोल्ड ब्लीडिंग का ख़तरा होता है। तो हम क्या करते हैं, हम परक्यूटेनियस नहीं जाते, हम जाते हैं ट्रांसजुगुलर। ठीक है, ट्रांसजुगुलर जाते हैं। ठीक है ना। देखो, क्योंकि जब पेशेंट को सिरोसिस है ऑलरेडी, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स को ब्लड कोआगुलेशन इसकी डिस्टर्ब रहती है सिरोसिस के पेशेंट की। क्यों? क्योंकि क्लोटिंग फैक्टर्स वही तो लीवर में ही तो बनते हैं। अब लीवर डिस्टर्ब है तो क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं बन रहे होंगे। जब क्लोटिंग फैक्टर्स नहीं है तो कोआगुलेशन प्रोफाइल सारा डिस्टर्ब हो जाएगा। यही वजह है कि हम हेपेटाइटिस बी और सी के जो पेशेंट्स हैं, इन पेशेंट्स में PT, APTT, INR कराते हैं। याद है ना आपको? ठीक है, जब भी कोई प्री ऑप पेशेंट हो तो इनमें ये PT, INR वगैरह हम कराते रहते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे पेशेंट्स में हम परक्यूटेनियस नहीं जाते, हम ट्रांसजुगुलर जाते हैं। ठीक है ना। अब ठीक है ना, ट्रांसजुगुलर जब हम जाएंगे तो ये जो ख़तरा होता है ब्लीडिंग का, ये कम हो जाता है। ठीक है ना, इसीलिए हम लेते हैं ट्रांसजुगुलर लीवर बायोप्सी। अब ट्रांसजुगुलर जब हम जाते हैं, अंदर ऐसे जाते हैं, कैसे जाते हैं? सबसे पहले हम जाते हैं जुगुलर वेन में। तो वहाँ से जब हम लीवर में जब बायोप्सी लेते हैं ना, तो अगर वो उधर ब्लीडिंग हो भी जाए तो वो फिर वेस्कुलर सिस्टम में ही रहती है वो ब्लीडिंग। ठीक है ना, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब इसमें हम करते क्या हैं? इस ट्रांसजुगुलर लीवर बायोप्सी में हम बायोप्सी लेते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि हम बायोप्सी लेते हैं। कैसे बायोप्सी लेते हैं? नेक में जुगुलर वेन में हम इंटर करते हैं कैथेटर को, जो है ना, कैथेटर को इंटर करते हैं। कैसे? अंडर फ्लोरोस्कोपी गाइडेंस। याद रखो, इसमें फ्लोरोस्कोपी याद है, वो मॉनिटर जो हमने वहाँ देखा था। ठीक है, उस जो फ्लोरोस्कोपी के अंदर और वहाँ यहाँ भी CMH एबटाबाद में भी फ्लोरोस्कोपी है। ठीक है, अच्छा, अब इस फ्लोरोस्कोपी कैथेटर को जुगुलर वेन में फिर हम बायोप्सी कैथेटर डाल के वहाँ से जुगुलर वेन से सुपीरियर वेना केवा से फिर हार्ट से फिर इन्फीरियर वेना केवा। ठीक है ना, हार्ट का राइट एट्रियम भी तो आएगा इसमें। ठीक है, वहाँ से इन्फीरियर वेना का फिर हेपेटिक वेन में आते हैं। ठीक है, जब हेपेटिक वेन में आते हैं, यहाँ से लीवर में जाते हैं और वहाँ से बायोप्सी लेके हम दोबारा बाहर निकल आते हैं। इस पूरे सिनेरियो में देखो, हम किसी भी वेसल से बाहर नहीं गए हैं हम। ठीक है, किसी भी वेसल से बाहर हम नहीं गए। और अगर ब्लीडिंग होती भी है लीवर में, ठीक है, लीवर को हम ऐसे बनाते हैं, लीवर में होती भी है तो वो वेसल में ही रहती है। ठीक है, ब्लीडिंग मतलब ब्लड जो निकलता है वो वेसल में ही रहता है। ठीक है ना, इसका बहुत बड़ा फ़ायदा यही है ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक बायोप्सी का। ठीक है, ठीक है, फिर हम कैथेटर एंजियोग्राफी करते हैं। ठीक है ना, कैथेटर एंजियोग्राफी, ठीक है ना, ये भी एक डायग्नोस्टिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी है। अब इसमें एंजियोग्राफी जो होती है, देखें, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरे। बेसिकली एंजियोग्राफी इस याद रखो, इट इज़ अ टाइप ऑफ एक्सरे दैट इज़ डन टू एग्जामिन द ब्लड वेसल्स। ठीक है ना, ब्लड वेसल्स इन वेरियस बॉडी पार्ट्स। फॉर एग्जांपल, ब्लड वेसल्स ऑफ द हार्ट के लिए हम एंजियोग्राफी करते हैं। ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्रेन देखने के लिए हम एंजियोग्राफी, कैथेटर एंजियोग्राफी करते हैं। ब्लड वेसल्स ऑफ द लीवर देखने के लिए, ब्लड वेसल्स ऑफ द किडनी देखने के लिए हम क्या करते हैं?
कैथेटर एंजियोग्राफी करते हैं। तो एंजियोग्राफी सिर्फ हार्ट की नहीं होती, याद रखें, एंजियोग्राफी होती है किसकी, ब्लड वेसल्स की, और ब्लड वेसल्स ऑफ लीवर, हार्ट, ब्रेन, लीवर, किडनी, इन सबको देखने के लिए, ठीक है। इससे हमें क्या पता चलता है, इस एंजियोग्राफी से, इससे हमें पता चलता है कि कहीं कोई वेसल जो है नैरो तो नहीं है, ठीक है, कहीं कोई वेसल बीमार तो नहीं है, डिजीज वेसल, कहीं कोई वेसल इनलार्ज तो नहीं है या ब्लॉक्ड तो नहीं है। इस सब चीज़ों का हमें पता चलता है कैथेटर एंजियोग्राफी से, ठीक है। ठीक है, अब ये कैथेटर एंजियोग्राफी होता, इसका प्रोसीजर करते कैसे हैं, ठीक है। सबसे पहले डेफिनेटली हम एक इंसिजन देते हैं, ठीक है ना। कहाँ शेव करते हैं, क्लीन करते हैं जगह को, जो भी है उसको पेन ड्रैप करके इंसिजन देते हैं, ठीक है। सही है, ठीक है ना। तो कहीं भी जो है चोज़न साइट होती है वहाँ पे हम साफ़ करके पेन ड्रैप करके इंसिजन देते हैं और कैथेटर को इंट्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। कैथेटर आर्टरी में हम अब कैथेटर को हम आर्टरी में डाल लेते हैं, कैथेटर को डिज़ायर्ड लोकेशन पे पहुंचा देते हैं उसके बाद, और कंट्रास्ट इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है। कंट्रास्ट, ठीक है, इसमें कंट्रास्ट इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर हम एक्सरे कंट्रास्ट इंजेक्ट करने के बाद एक्सरेज देखते हैं। होल ऑफ द एनाटॉमी ऑफ द ब्लड वेसल इज़ विजुअलाइज बाय दिस मेथड, याद रखें, होल ऑफ द एनाटॉमी इज़ विजुअलाइज, ठीक है। एक तरफ कंट्रास्ट इंजेक्ट करके एक्सरेज हम लेते हैं, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी। इफ़ वी सब्ट्रैक्ट द शेडो, ठीक है ना, खाली आर्टीरियल ट्री लप लप होके नज़र आता है तो उसको हम सब्ट्रैक्शन एंजियोग्राफी कहते हैं, ठीक है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने किया कि हमने डायग्नोस्टिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के कुछ मेथड्स पढ़े। अब हम थेराप्यूटिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी देखेंगे, ठीक है। देखें, सबसे पहले तो इसमें है परक्यूटेनियस ड्रेनेज ऑफ कोई भी फ्लूइड, एब्सेस हो या फ्लूइड हो, ठीक है। ये एक प्रोसीजर है हमारा, ठीक है ना। इसमें एक स्पेशली डिज़ाइंड जो है कैथेटर होता है हमारे पास, जिसको हम ड्रेनेज कैथेटर बोलते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या कहते हैं, ड्रेनेज कैथेटर कहते हैं। इसको हम इंट्रोड्यूस करते हैं इनटू द एब्सेस और फ्लूइड कलेक्शन में। इंट्रोड्यूस कैसे करते हैं, याद रखो, अंडर कंट्रोल ऑफ अल्ट्रासाउंड, अंडर कंट्रोल ऑफ सीटी, ओके। तो ये इमेजिंग मॉडलिटीज़ कौन कौन सी हैं इसमें, अल्ट्रासाउंड और सीटी के गाइडेड इसकी हम एस्पायरेशन करते हैं, किसकी, फ्लूइड और एब्सेस की। एक बार कैथेटर वहाँ हो तो डेज तक वहाँ रख सकते हैं ताकि ड्रेनेज, ठीक है ना, हो सके, ठीक है ना। तो ये परक्यूटेनियस जो ड्रेनेज है मोस्ट ऑफ द एब्डोमिनल एब्सेसिस के लिए ये सही होती है, मोस्ट ऑफ द जो है एब्डोमिनल एब्सेस के लिए ये ठीक रहती है। फॉर एग्जांपल ले लो लीवर एब्सेस ले लो, और ले लो सब हेपेटिक सबफ्रेनिक एब्सेस, ठीक है। तो ये सबफ्रेनिक एब्सेस भी इसी से ही ड्रेन किया जाता है परक्यूटेनियसली, ठीक है। इसी तरह फिर इसी तरह और भी चीज़ें देखो, प्लूरल इफ्यूजन्स की एग्जांपल ले लो। यहाँ पे प्लूरल इफ्यूजन्स वाली बात हमने बताई आपको, अल्ट्रासाउंड गाइडेड एस्पायरेट कर लेते हैं, ठीक है ना, ठीक है। इसी तरह ठीक है, बस छोड़ दो। परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी, मैंने कहा था ना कि एंजियोग्राफी डायग्नोस्टिक है, एंजियोप्लास्टी थेराप्यूटिक है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी में इसमें हम एक गाइड वायर होती है ना, गाइड वायर को हम क्या करते हैं, इस गाइड वायर को रेडियोलॉजिकल गाइडेंस के में वेसल में डाल देते हैं, ठीक है। गाइड वायर लेते हैं हम, रेडियोलॉजी के गाइडेंस के ज़रिए इसको हम वेसल में डाल लेते हैं, ठीक है, वेसल में डाल लेते हैं। फिर जहाँ ऑक्लूजन होती है उस जगह पहुँचते हैं हम, ठीक है, ऑक्लूजन वाली जगह में जाके पहुँचते हैं। उसके बाद डिफ्लेट करते हैं, एक डिफ्लेटेड बैलून होता है दैट इज़ इंसर्टेड ओवर द गाइड वायर। अब गाइड वायर है ना, इसके ऊपर हम डिफ्लेटेड बैलून को भी ऐसे ऐसे करके इंसर्ट करते हैं, ठीक है, डिफ्लेटेड बैलून को इंसर्ट करते हैं और द गाइड वायर। जब बैलून ब्लॉकेट एरिया में पहुंच जाता है ना, तो हम इसको इन्फ्लेट कर देते हैं, इससे ब्लड फ्लो इम्प्रूव हो जाता है, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम इसको, परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी। कहाँ से होता है, देखो कहाँ यूज़ होता है, ये कहाँ यूज़ होता है, ब्लॉकेड और स्टेनोसिस हो, किस चीज़ की, कोरोनरी आर्टरी की, लोअर लिम्ब में किसी जगह की, मेसेंटेरिक आर्टरी की, रीनल वेसल्स की,
ठीक है, इस जगह में ब्लॉकेड हो या स्टेनोसिस हो तो हम ये क्या करते हैं, परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी वाला तरीका यूज़ करते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ये देखें, ये एक वेसल है, यहाँ पे देखो ये स्टेनोसिस हो रही है। ठीक है, तो इसके हमने गाइड वायर के ज़रिए ये बैलून डिफ्लेटेड बैलून अंदर किया, फिर इस जगह में लाके बैलून को इन्फ्लेट किया। तो ये देखिए, ये हमने काफ़ी रास्ता हमने क्लियर, पहले कितना पतला था, अब देखो कितना ठीक ठाक रास्ता बन चुका है। ठीक है, तो ये परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी के फ़ायदे हैं इसके। ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम अगर कोई बंदा मरीज़ आगे कहता है कि एंजियोप्लास्टी हुई है, तो ये फिगर आपके जहन में आनी चाहिए कि उसका ये प्रोसीजर हुआ है और ये इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट की थेरेप्यूटिक एस्पेक्ट्स हैं। ठीक है, यहाँ से आपको पता चलना चाहिए कि एंजियोप्लास्टी सिर्फ हार्ट में नहीं होती यार, एंजियोप्लास्टी लोअर लिम्ब में भी हो सकती है, मेजेंटेरिक में भी हो सकती है, रीनल आर्टरी में भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी जगह हैं जहाँ की वेसल्स की हम एंजियोप्लास्टी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। एंजियोप्लास्टी के फिर अपने कॉम्प्लिकेशंस हैं एंजियोप्लास्टी के। ठीक है, हेमरेज हो सकती है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हीमाटोमा बन सकता है, उस जगह में फॉल्स एन्यूरिज्म बन सकता है। अब हमने ब्लॉकेट को ठीक करने के लिए एंजियोप्लास्टी की है, इसको एंजियोप्लास्टी करके खोल तो लिया, लेकिन फिर उसमें ये एक्स्ट्रा फॉल्स एन्यूरिज्म बन सकता है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशंस है एंजियोप्लास्टी के। ठीक है, फिर हमारे पास नेक्स्ट प्रोसीजर है। हमने क्या क्या पढ़ा, थेरेप्यूटिक जो है इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में हमने सबसे पहले पढ़ा कि जो है परक्यूटेनियस ड्रेनेज ऑफ एब्सेस एंड अदर फ्लूइड। ठीक है, परक्यूटेनियस ड्रेनेज पढ़ा। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी पढ़ा। ठीक है ना। अब हमारे पास तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है वेस्कुलर स्टेंट्स। देखो, वेस्कुलर स्टेंट्स भी इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की ही थेरेप्यूटिक ब्रांच की एक टेक्निक है। वेस्कुलर स्टेंट्स ये आर्टरी या वेन में डाले जाते हैं। ये स्टेंट्स होते क्या हैं, स्टेंट्स आर देखो, वो पेशेंट स्टेंट डाला, बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं आपको। ठीक है, तो ये स्टेंट आर्टरी में सिर्फ नहीं डाला जाता, वेन में भी डाला जाता है, याद रखें। ये एक्सपेंडेबल मेटेलिक साइलेंडर्स होते हैं। ठीक है, ये प्लास्टिक में जो होते हैं ना ये, ठीक है, ये एम्बेडेड होते हैं। ठीक है, प्लास्टिक में ये कवर या एम्बेड होते हैं ताकि ये वेसल में आसानी से जा सके। ठीक है, और ये कोलैप्स फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इस तरह हम डालते हैं। ठीक है, और इंडिकेशंस फॉर स्टेंटिंग क्या होती है, देखो ना, डेफिनेटली देखो, इतना बड़ा स्टेंट तो हम नहीं लेके जा सकते इसको, ये कोलैप्स फॉर्म में होते हैं, ये कोलैप्स होते हैं, अंदर जाके हम इनको ठीक कर लेते हैं। ठीक है ना, याद रखें, ये क्या होते हैं, कोलैप्स फॉर्म में होते हैं, ताकि ये आर्टरी और या वेन में आसानी से जा सकें, इस तरह। ठीक है, सिलेंडर नहीं बनाते हम इसका। ठीक है, इंडिकेशंस ऑफ स्टेंटिंग क्या क्या हैं, अगर कोई वेसल ओक्लूड हो गई हो, क्योंकि हम यहाँ पे वेसल की बात करेंगे, क्योंकि हम स्टेंट्स क्या कहाँ डालते हैं, वेन और आर्टरी दोनों में डालते हैं। ठीक है, अगर कोई वेसल जो है रिकरेंट स्टेनोसिस हो रही हो, ठीक है, अगर फ्लो लिमिटिंग एओर्टिक डायसेक्शन, ठीक है ना, इस तरह का केस हो। ठीक है ना, फ्लो लिमिटिंग एओर्टिक डायसेक्शन। ठीक है, मतलब ऐसी एओर्टिक डायसेक्शन जिसकी वजह से फ्लो लिमिट हो रहा हो। ठीक है, या फिर फेलियर ऑफ द बैलून एंजियोप्लास्टी फेल हुई हो, तो हम क्या करते हैं, फिर वेस्कुलर स्टेंट्स डालते हैं। ठीक है, रिमेंबर, बैलून एंजियोप्लास्टी इफ फेल्स, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको वेस्कुलर स्टेंट्स डालते हैं। ठीक है ना, ये देखें, ये जो है ये स्टेंटिंग है, यहाँ पे ये वेसल आर्टरी है, ये थ्रोम्बस है, यहाँ से हमने कैथेटर विद स्टेंट अंदर इंट्रोड्यूस कराया है। ये देखो, ये कैथेटर है, ये स्टेंट है, स्टेंट अंदर डाल के स्टेंट को एक्सपेंड करके कैथेटर को निकाल लिया है इस जगह में। ठीक है, ठीक है, फिर वेस्कुलर स्टेंट्स के बाद नेक्स्ट जो हमारे पास टेक्निक है वो है हमारे पास थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन। हमने क्या कहा था, थेराप्यूटिक्स हमारे पास क्या कि परक्यूटेनियस ड्रेनेज ऑफ फ्लूइड एंड एब्सेस एंड फ्लूइड। ठीक है, परक्यूटेनियस एंजियोप्लास्टी, फिर वेस्कुलर स्टेंट्स, फिर हमारे पास क्या है, थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन। ठीक है, ये भी थेराप्यूटिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की एक टेक्निक है। ठीक है, इसमें हम किसी भी आर्टरी को बंद करते हैं। ठीक है, कैसे, मटेरियल्स लाइक ग्लू, अच्छा, ठीक है, इसी तरह ये फोम, थ्रोम्बिन, इस तरह की चीज़ों से हम क्या करते हैं, ठीक है, ग्लू, जिलेटिन, फोम, थ्रोम, इस तरह की चीज़ों से ना, जिलेटिन, फोम, ये एक ही बात है, जिलेटिन, फोम। ठीक है ना, ये एक है जिलेटिन, फोम, तीन चीज़ें यहाँ पे, ग्लू, जिलेटिन, फोम और नंबर तीसरा थ्रोम्बस। इस तरह की चीज़ों से हम क्या करते हैं, किसी भी आर्टरी को हम बंद कर देते हैं, ओक्लूड करते हैं उसको।
ठीक है ना। तो ये जो मटेरियल है जिलेटिन, फोम, ग्लू और थ्रोम्बिन, ये मटेरियल जो है हम एक कैथेटर के ज़रिए उस जगह, टारगेट जगह तक पहुंचाते हैं, ठीक है ना, और वहाँ पे फिर हम बंद कर देते हैं। इट इज़ डन फॉर टू कंट्रोल ब्लीडिंग, फॉर एन्यूरिज्मल कॉइलिंग, ठीक है। एन्यूरिज्म जो होता है उसकी कॉइलिंग की कंट्रोल, ब्लीडिंग को रोकने के लिए, ठीक है ना, हम क्या करते हैं, थेराप्यूटिक एम्बोलाइजेशन का प्रोसेस करते हैं। और ये क्या है, थेराप्यूटिक इंटरवेंशन रेडियोलॉजी की एक टेक्निक है, ठीक है। फिर हमारे पास टिप्स है। टिप्स देखो, टिप्स क्या है 5वें नंबर पे, ठीक है। ट्रांसजुगुलर इंट्राहेपेटिक पोर्टोसिस्टेमिक शंट, ठीक है ना, इसको हम टिप्स कहते हैं, ठीक है ना। ठीक है, देखो अगर कोई सिरोसिस का लिवर सिरोसिस का पेशेंट्स है तो ऐसे पेशेंट्स में क्या हो सकती है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है, ठीक है, पोर्टल हाइपरटेंशन हो सकती है। और फिर पोर्टल हाइपरटेंशन जब होती है तो फिर ब्लीडिंग इसोफेजियल वेराइसिस का सामना करना पड़ सकता है पेशेंट्स को, ठीक है ना। तो ब्लीडिंग इसोफेजियल वेराइसिस का सामना करना पड़ सकता है, ठीक है। अब पोर्टल हाइपरटेंशन जो है को टेम्परेरी रिलीफ किया जा सकता है, ओके। पोर्टल हाइपरटेंशन को टेम्परेरीली रिलीव किया जा सकता है। कैसे, एक आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन क्रिएट करके, ठीक है ना, एक आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन क्रिएट करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक है ना। तो मैंने क्या कहा कि पोर्टल हाइपरटेंशन को टेम्परेरी रिलीव किया जा सकता है, कैसे, एक आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन क्रिएट करके। किस किस के बीच में आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन क्रिएट करेंगे, बिटवीन पोर्टल एंड सिस्टेमिक वेन्स, ठीक है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, टिप्स में ये करते हैं कि पोर्टल और सिस्टेमिक वेन्स के बीच में हम एक आर्टिफिशियल कम्युनिकेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। जिससे क्या होता है, हाइपरटेंशन जो होती है, पोर्टल हाइपरटेंशन, इसको रिलीफ मिलती है। और पोर्टल हाइपरटेंशन की वजह से जो ब्लीडिंग इसोफेजियल वेराइसिस है ना, इनको रिलीफ मिल सकती है, ठीक है। और ये पोर्टल हाइपरटेंशन कहाँ होता है, सिरोटिक पेशेंट्स में, सिरोटिक लीवर में, ठीक है। ठीक है, अब जो टिप्स है, टिप्स का प्रोसीजर कैसे हो सकता है, टिप्स का प्रोसीजर, ठीक है। प्रोसीजर ऐसे होता है, ठीक है ना। अब जो है टिप्स का प्रोसीजर क्या है, अब सबसे पहले देखो ट्रांसजुगुलर। अब ट्रांसजुगुलर का मतलब यही है कि इसका मतलब ये है कि हमने नेक के जुगुलर वेन के थ्रू हमने जाना है, याद रखो, जुगुलर वेन के थ्रू जाना है। इसी तरह अब ट्रांसजुगुलर के नाम से कितने प्रोसीजर्स आ गए हमारे पास एक तो हो गया टिप्स, और दूसरा हो गया ट्रांसजुगुलर लीवर बायोप्सी जो कि डायग्नोस्टिक था, ठीक है। ट्रांसजुगुलर लीवर बायोप्सी एक तो ये डायग्नोस्टिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में होता है, और टिप्स जो है वो थेराप्यूटिक इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी में होता है, ठीक है। अच्छा, अब इंटरनल जुगुलर वेन इज पंक्चर्ड, उसके बाद सुपीरियर वेना केवा, फिर हार्ट आएगा, फिर इंफीरियर वेना केवा, फिर हेपेटिक वेन आएगी, ठीक है ना। डेफिनेटली हेपेटिक वेन, ठीक है, फिर सिस्टेमिक वेन है ना, ठीक है। अब हेपेटिक वेन सिस्टेमिक वेन है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पहुँच के अब कैथेटर के ज़रिए एक स्पेशल नीडल हम इंटर कराते हैं, ठीक है ना, डाल दी जाती है, जो कि अंदर जाके हेपेटिक वेन को के थ्रू फिर पोर्टल वेन जाती है, ठीक है, ठीक है ना। ये नीडल एंड ऐसे इसी रूट से जाती है अंदर जाके हेपेटिक वेन से फिर पोर्टल वेन तक थ्रू हो जाती है। अब एक बार ये नीडल जाए ना, ऐसे नीडल, तो इसके थ्रू हम क्या करते हैं, वंस द कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश बिटवीन हेपेटिक वेन एंड पोर्टल वेन, ठीक है, देन अ परमानेंट स्टेंट इज प्लेस, इस जगह में फिर हम परमानेंट स्टेंट प्लेस करते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। इससे क्या होता है, नाला खुल जाता है, नाला खुलता है, पोर्टल वेन से हेपेटिक वेन में ब्लड आसानी से पास होता रहता है, और पोर्टल वेन प्रेशर इज़ रिड्यूस्ड, इस प्रेशर को हम फिर कम कर सकते हैं, पोर्टल जो वेन का जो प्रेशर है, इससे फिर क्या होता है, पोर्टल हाइपरटेंशन को रिलीफ मिलता है टिप्स से। देखो टिप्स कहाँ करते हैं, टिप्स पोर्टल हाइपरटेंशन में, याद रखो, ठीक है, टू डिक्रीज द प्रेशर इन द पोर्टल वेन, ठीक है। जब हाइपरटेंशन कम होगा तो इसोफेजियल ब्लीडिंग वेराइसिस वगैरह भी कम होंगी, ठीक है।
ठीक है। अब कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं टिप्स के? कॉम्प्लिकेशंस हैं कि जो स्टेंट हमने अंदर डाल के रखा है वो बंद हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वो कोई इन्फेक्शन करा सकता है, मे बी, शायद बुक में नहीं लिखा है इन्फेक्शन का, लेकिन वो बंद हो सकता है लिखा है। इसी तरह वर्सनिंग ऑफ द हेपेटिक इंसेफेलोपैथी हो सकती है। तो ये दोनों के दोनों चीज़ें जो हैं वो क्या है, ये कॉम्प्लिकेशंस हैं टिप्स के, ठीक है। फिर हमारे पास ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन एक प्रोसेस है। इसी तरह बिलियरी स्टेंटिंग भी एक प्रोसेस है, ये हम फिर कभी पढ़ेंगे, ट्रांस आर्टीरियल कीमो एम्बोलाइजेशन और बिलियरी स्टेंटिंग, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे देखें टिप्स की डिमॉन्स्ट्रेशन है। यहाँ पे हमने कैथेटर डाल दिया, नीडल ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके यहाँ तक आ गई, ठीक है। कैथेटर पहले डाल दिया, फिर नीडल डाल दिया, फिर उसके बाद हमने क्या किया, वहाँ पे स्टेंट इंसर्ट कर दिया, ठीक है। ये देखें, ये ऊपर जो है, यहाँ इसको मैं बड़ा करके यहाँ पे दिखाऊँ तो ये देखें, यहाँ से हम नीडल डाल रहे हैं, ठीक है। ये देखें छोटी सी नीडल, यहाँ से हम, ये पोर्टल वेन है और ये हेपेटिक वेन है सिस्टेमिक, और ये पोर्टल वेन है, ठीक है। पोर्टल, ठीक है। तो हेपेटिक वेन सिस्टेमिक है और पोर्टल वेन जो है वो पोर्टल वेन है डेफिनेटली। तो इन दोनों के बीच में हमने फिर स्टेंट डाल दिया है, ये देखिए। तो ये आर्टिफिशियल हमने कम्युनिकेशन बनाई है बिटवीन पोर्टल सर्कुलेशन और सिस्टेमिक सर्कुलेशन के बीच में, ठीक है। तो ये जहन में रखें टिप्स।